स्टोरी की शुरुआत होती है सिम्बा से, जो अब प्राइड लैंड का राजा बन गया है, लेकिन उसके दिल में एक कमी है क्योंकि उसकी वाइफ नाला कुछ टाइम पहले प्राइड लैंड्स को छोड़कर चली गई थी। क्योंकि नाला अपने कप्स को सुरक्षित जगह पर जन्म देना चाहती थी और इसी वजह से वो अपने प्राइड से दूर चली गई थी। फिर सिम्बा अपनी बेटी क्यारा के पास आता है और कहता है, क्यारा, मुझे तुम्हारी माँ नाला को ढूंढने जाना होगा। तुम टिमोन और पुम्बा के साथ रहो, मैं वादा करता हूँ कि जल्दी वापस आऊंगा। और फिर सिम्बा अपनी वाइफ को ढूंढने निकल पड़ता है और टिमोन और पुम्बा क्यारा को पुरानी कहानियां सुनाने लगते हैं। उनमें से एक कहानी थी सिम्बा और स्कार के बारे में, कि कैसे सिम्बा ने स्कार को हराया। तब राफिकी, जो क्यारा के दादाजी हैं, आते हैं और क्यारा को एक और कहानी सुनाते हैं। फिर राफिकी कहते हैं, मैं तुम्हें मुफासा की कहानी सुनाता हूँ, जो एक दिन सबका मसीहा बन गया। फिर राफिकी मुफासा की कहानी सुनाने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि काफी टाइम से बारिश नहीं हुई थी और सभी जानवर परेशान थे। मुफासा अपनी माँ आफिया से पूछता है, उस रोशनी के पास क्या है? आफिया कहती है, वो उम्मीद है और हम एक दिन वहाँ जरूर जाएंगे। तभी काले बादल छाने लगते हैं और बारिश हो जाती है। पानी इकट्ठा होने लगता है और जानवर खुश हो जाते हैं, लेकिन नदियों का पानी बढ़ने लगता है और बाढ़ आ जाती है। सब जानवर भाग जाते हैं। मुफासा गलती से एक छोटे तालाब में गिर जाता है और पानी के तेज बहाव के चक्कर में मुफासा उससे बाहर नहीं निकल पाता। उसके पिता मेज़गो उसे बचाने के लिए तालाब में कूद जाते हैं। काफी मुश्किलों के बाद मुफासा को उसके पिता मेज़गो किनारे पर फेंक देते हैं। फिर मुफासा एक बांध पर अटक जाता है और उसकी माँ आफिया उससे कहती है, धीरे धीरे पाँव आगे बढ़ाओ, तुम इसे पार कर सकते हो। तभी एक हाथी बेचारा आकर बांध तोड़ देता है और मुफासा पानी के साथ बहने लगता है। मुफासा पानी के साथ काफी दूर चला जाता है। पानी उसे एक छोटे तालाब में छोड़ देता है। वहाँ उसे एक और शेर का बच्चा मिलता है जिसका नाम था टाका। टाका मुफासा को देखकर कहता है, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। टाका मुफासा को कहता है, तुम्हारे पीछे मगरमच्छ है। मुफासा भागते हुए किनारे पर आता है। जैसे ही मगरमच्छ उसके करीब आता है, टाका की माँ ऐशे आ जाती है और वो दोनों बच्चों को बचा लेती है। टाका अपनी माँ से कहता है, मैं मुफासा को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ऐशे जवाब देती है, तुम्हें अच्छे से पता है हम आवारा को अपने साथ नहीं रख सकते। मुफासा कहता है, मैं आवारा नहीं हूँ, मैं बस अपने परिवार से अलग हो गया हूँ। नदी के बहाव ने मुझे मेरे माँ पापा से अलग कर दिया है। ऐशे उसका दुख सुनकर अपने साथ ले आती है। वहाँ ऐशे का पति ओबासी भी है, जो यहाँ के महाराज हैं। वो सीधा कह देता है, हमारे ग्रुप का नियम है, हम आवारा को अपने ग्रुप में नहीं रखते। मुफासा जवाब देता है, मैं आवारा नहीं हूँ, मेरे माँ पापा मुझे ढूंढ लेंगे, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वैसे मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, मैं आपको भी हरा सकता हूँ। ये सुनकर ओबासी कहता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरे बेटे टाका के साथ रेस लगानी पड़ेगी। अगर तुम जीत गए तो तुम यहाँ रह सकते हो, वरना तुम्हें तुरंत यहाँ से निकलना पड़ेगा। मुफासा को ये शर्त मंजूर हो जाती है और रेस शुरू होती है। टाका हर समय आगे होता है, वो मुफासा से तेज दौड़ रहा होता है। एक वक्त मुफासा पानी में गिर जाता है, लेकिन टाका आकर उसे बचा लेता है और दौड़ने के लिए कहता है। अगर टाका चाहता तो वो आसानी से जीत सकता था, लेकिन वो मुफासा से कहता है, मुझे शुरू से एक भाई की जरूरत थी। फिर टाका अपनी रफ्तार धीमी कर लेता है और जानबूझकर रेस हार जाता है। ओबासी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन टाका खुश हो जाता है क्योंकि उसे एक नया भाई मिल गया था। मुफासा के आने के बाद टाका अब अकेला नहीं रहता, दोनों साथ खेलते हैं और दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। और आज तक ओबासी मुफासा को आवारा ही समझता रहा, उसने कभी भी मुफासा को नहीं अपनाया। एक दिन ओबासी अपने बेटे टाका से कहता है, जिसे तुम अपना भाई मानते हो वो तुमसे सब कुछ छीन लेगा। वो यहाँ का नवाब नहीं बल्कि सच में नवाब बन जाएगा। पर टाका इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। एक दिन मुफासा ईशे के साथ शिकार पर गया था और अब मुफासा काफी अच्छा शिकारी भी बन चुका था। लेकिन जब ये दोनों शिकार कर रहे होते हैं, टाका चुपके से इन्हें देख रहा होता है। इनको पता नहीं होता उनके सामने काफी बड़ी मुसीबत आने वाली है। दूसरी तरफ हमें दो सफेद शेरों को दिखाया जाता है जो हिरन का शिकार कर रहे होते हैं। तब ईशे अपने बेटे टाका को देख लेती है और उसी वक्त सफेद शेरों ने ईशे पर हमला कर दिया होता है। मुफासा भी इन शेरों से लड़ने लगता है, लेकिन ईशे देख लेती है कि उसका अपना बेटा टाका डर के मारे भाग गया है। मुफासा उन दोनों सफेद शेरों पर हमला कर देता है और एक शेर को मार डालता है। दूसरा शेर कमजोर हो जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर मुफासा ईशे को लेकर ओबासी के पास आता है। ईशे ओबासी से कहती है, अगर आज मुफासा ना होता तो मैं जिंदा नहीं रहती।
ये शेरों के जैसे थे और बहुत ताकतवर थे। ओबासी मुफासा से कहता है, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, तुमने मेरी बीवी की जान बचाई। मुफासा जवाब देता है, मैं हवाओं की दिशा महसूस कर रहा हूँ, वो शेर अपनी टोली के साथ हमारी तरफ आ रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप किसी खबरी को भेजकर पता लगा सकते हैं। ओबासी जल्दी से एक खबरी को भेज देता है जो सफ़ेद शेरों की टोली की लोकेशन जानने के लिए गया होता है। फिर हमें सफ़ेद शेरों की पूरी टोली दिखाई जाती है। इनका राजा होता है कीरोस और जिस शेर को मुफासा ने मार दिया था वो कीरोस का इकलौता बेटा होता है। जो शेर लड़ाई में से भागा था वो कीरोस को बताता है, जिसने आपके बेटे को मारा वो शायद नवाब का बेटा है। ये सुनकर कीरोस को गुस्सा आता है और वो कहता है, तुमने उसे जिंदा क्यों छोड़ा? और फिर कीरोस के लोग उसे मार डालते हैं। तभी ओबासी का भेजा हुआ खबरी उन सफ़ेद शेरों को देख लेता है और जल्दी से ये खबर ओबासी को दे देता है। खबरी ओबासी को बताता है, वो शेर काफ़ी ताकतवर हैं, हमारे 2 शेर उनके 1 के बराबर है, हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। ओबासी को ये सुनकर अपने बेटे से कहना पड़ता है, अगर तुम्हें नवाबों का राजा बनना है तो तुम्हें फिलहाल के लिए यहाँ से भागना होगा। अगली सुबह ईशे टाका और मुफासा से कहती है, तुम्हें उस रोशनी के पास जाना होगा जिसका नाम मिलेले है, वहाँ तुम दोनों को अच्छी जिंदगी मिलेगी। टाका जो पहले डर के मारे भाग गया था अब काफी शर्मिंदा था। ईशे उससे कहती है, तुम्हें अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिलेगा, बट फिलहाल के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा वरना वो शेर तुम्हें मार डालेंगे। टाका और मुफासा के यहाँ से जाने के बाद कीरोस अपने सफ़ेद शेरों के साथ वहाँ पहुँचता है। कीरोस कहता है, जहाँ तक सूरज की रोशनी है वहाँ तक मेरा राज होगा। ओबासी कहता है, हमें तुमसे लड़ने का शौक नहीं है। कीरोस कहता है, मुझे वो चाहिए जिसने मेरे बेटे को मारा, वो कहाँ है? ओबासी कहता है, मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं। सफ़ेद शेरों ने सबको घेर लिया था, उनसे लड़ना बहुत मुश्किल था और अगर लड़ते भी तो वो हार जाते। कीरोस अपने लोगों से कहता है, जाओ और उसे ढूंढो जिसने मेरे बेटे को मारा, मुझे बदला लेना है। इधर टाका और मुफासा ज़्यादा दूर नहीं गए थे। सफ़ेद शेरों ने महसूस किया कि वे अभी भी आसपास ही हैं और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। मुफासा को भी पता चल गया कि वो शेर अब यहाँ आ चुके हैं। मुफासा टाका से कहता है, हमें लड़ना होगा क्योंकि अगर हम भागे तो हम डूबकर मर जाएंगे। लेकिन टाका कहता है, हमें भागना होगा, हम उनसे नहीं लड़ सकते। उसी वक्त कीरोस आ जाता है और पूछता है, तुम दोनों में से मेरे बेटे को किसने मारा? मुफासा कहता है, मैंने तुम्हारे बेटे को मारा है, टाका निर्दोष है, उसे जाने दो। टाका और मुफासा अब भागते हुए आखिरी छोर तक पहुंच जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तभी टाका अपने आखिरी हौसले का इस्तेमाल करते हुए मुफासा को लेकर नीचे छलांग लगा देता है। ये दोनों पानी में डूबते नहीं हैं बल्कि एक झरने के जरिए बहते हुए काफी दूर तक पहुंच जाते हैं। कीरोस अपनी शेरनियों से कहता है, जाओ और उन दोनों को नदी के किनारे ढूंढो। और फिर रात हो जाती है और टाका और मुफासा खाना तलाश कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक खुशबू महसूस होती है जो उनकी बिरादरी के किसी शेर की खुशबू थी। वो एक शेरनी थी जो झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी और उसका नाम साराबी था। साराबी इन्हें बताती है कि सफ़ेद शेरों का खौफ चारों तरफ फैल गया है, उन्होंने उसके लोगों को भी उससे अलग कर दिया है। तभी जाजू नाम का एक और पक्षी आता है जो साराबी के साथ था और जासूसी का काम कर रहा था। मुफासा कहता है कि वो और टाका मिलेले जा रहे हैं और अब साराबी भी उनके साथ जाना चाहती है। चलते चलते सभी को बहुत जोरों की भूख लगने लगती है और शिकार की खुशबू सूंघकर वो आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर एक पेड़ के ऊपर उन्हें वानरों का एक झुंड दिखाई देता है। इन वानरों के बीच राफिकी भी दिखाई देता है, लेकिन समस्या ये थी कि वानर राफिकी को पसंद नहीं करते थे और कई वानर वोट के थ्रू उसे अपने ग्रुप से निकाल देते हैं। फिर राफिकी की मुलाकात इन शेरों से होती है। पहले तो ये सभी शेर राफिकी को अपना शिकार समझकर उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन जब राफिकी उन्हें बताता है कि तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ से मैं 24 बार घूमकर आ चुका हूँ, तो सारे शेरों का एटीट्यूड बदल जाता है। वो समझते हैं कि राफिकी कुछ खास है और उसे अपने शिकार का टारगेट नहीं बनाते। मुफासा राफिकी से पूछता है, क्या तुम्हें मिलेले का रास्ता पता है? राफिकी जवाब देता है, मेरा भाई अभी भी वहाँ है, मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ और मुझे वहाँ तक का रास्ता अच्छे से पता है और मैं तुम सबको वहाँ तक ले जा सकता हूँ। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि राफिकी का कोई भी भाई नहीं है,
लेकिन उसे रास्ता सच में पता था। अगली सुबह सारा भी हवा को महसूस करती है और उसे मालूम पड़ता है कि सफेद शेर अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं। तो वो सभी को कहती है कि उन्हें यहाँ से चलना होगा। आगे बढ़ते हुए टाका मुफासा से कहता है, मुझे सारा भी बहुत अच्छी लगने लगी है, उसके जैसे मुझे कोई और नहीं मिलेगा। जब भी मैं उसके पास जाता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तो तुम मुझे बताओ कि मैं उसके पास जाकर कैसे बात करूँ। टाका ये भी बताता है कि जब सारा भी उनके पास से गुजरी थी तो उसके शरीर से फूलों की खुशबू आ रही थी, जिसका मतलब था कि वो जहाँ रहती है वहाँ चारों तरफ फूल ही फूल हैं। ये सुन के टाका तुरंत साराबी के पास जाता है और उससे बात करना शुरू करता है। जब टाका साराबी से कहता है कि तुम्हारे शरीर से फूलों की खुशबू आ रही है तो साराबी ये सुनकर सरप्राइज हो जाती है। फिर थोड़ा आगे जाने पर उन्हें हाथियों का एक बड़ा झुंड दिखाई देता है। मुफासा देखता है कि सफेद शेर उनके काफी करीब आ गए हैं। ये बात इंटरेस्टिंग थी कि जो एरिया उन्होंने पार किया था वो सफेद शेर जल्दी से छलांग लगाकर पार कर लेते हैं। अब सफेद शेर उनके बहुत पास आ गए थे और बचने के लिए उन्हें कुछ न कुछ करना जरूरी था। सारा भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और वहां से एक मधुमक्खी का छत्ता गिरा देती है। जैसे ही छत्ता नीचे गिरता है हाथी गुस्सा हो जाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं, जिससे सफेद शेर उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाते। सारा भी जो पेड़ के टहनी से लटकी हुई थी वो गिर जाती है और हाथियों के झुंड में आ जाती है। मुफासा तुरंत साराबी को साइड में करता है और उसकी जान बचा लेता है। हाथियों के झुंड की वजह से पहाड़ों का एक मीनार टूट जाता है, जिससे सफेद शेर की एक जगह से दूसरी जगह नहीं आ पाते। हाथियों के जाने के बाद राफिकी साराबी के पास जाता है और उसका इलाज करता है, जिससे साराबी होश में आ जाती है। जब वो होश में आती है वो पूछती है कि मेरी जान किसने बचाई। मुफासा कहता है टाका ने तुम्हारी जान बचाई। ये सुन के टाका भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। साराबी टाका को शुक्रिया कहती है, लेकिन राफिकी को पता होता है कि सब कुछ मुफासा ने किया था। फिर ये लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और रोशनी के काफी करीब पहुंच जाते हैं। अब बस बर्फ से भरा पहाड़ पार करने के बाद ये लोग मिलेले पहुंच जाने वाले थे। जब ये लोग बर्फ को पार कर रहे थे तो उनके पैरों के निशान बर्फ पर पड़ रहे थे। तो मुफासा जादू से कहता है और सारे के सारे निशानों को मिटाने को कहता है। फिर जादू बर्फ गिराता है और सारे के सारे पैरों के निशान मिट जाते हैं। जब सफेद शेर उनका पीछा करते करते वहां पहुंचते हैं तो उन्हें आगे जाकर पैरों के निशान नहीं मिलते और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये लोग सेफ होते हैं क्योंकि सफेद शेर इनका पीछा करना बंद कर देते हैं। लेकिन मुफासा की कुछ बातें साराबी को ये समझने में मदद करती हैं कि उसकी जान टाका ने नहीं बल्कि मुफासा ने बचाई थी। साराबी को ये भी पता चल जाता है कि जो फूल की खुशबू थी वो मुफासा ने ही टाका को बताई थी। मुफासा अब भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन साराबी सच्चाई जान लेती है। अब टाका दूर खड़े होकर दोनों को देख रहा था और साराबी को मुफासा पसंद करने लगती है। इस तरह से दोनों के बीच एक कनेक्शन बन जाता है और वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। टाका दूर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है और इस बार उसे ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। टाका को अपने पिता उबासी की बातें याद आने लगती हैं, जो कहते थे कि एक दिन मुफासा तुमसे सब कुछ छीन लेगा। टाका को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो साराबी से प्यार कर बैठा था। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए टाका कीरोस के पास जाता है और कहता है मैं नवाब का बेटा हूँ, लेकिन तुम्हारे बेटे को मुफासा ने मारा है। अगर तुम अपने बेटे का बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे भी अपने माता पिता का बदला लेना है। टाका फिर कहता है मुफासा कहाँ है ये तो तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। हम मिलेले बस कुछ ही वक्त में पहुँचने वाले हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे पैरों के निशान का पीछा करते हुए तुम भी वहाँ पहुँच सकते हो। फिर टाका अपने पैरों के निशान एक पत्थर पे बना देता है, लेकिन मुफासा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वापस आने पर टाका सिर्फ ये कहता है कि वो शिकार करने गया था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। राफिकी के कहने पर ये लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ पहाड़ों को पार करने के बाद मिलेले पहुंच जाते हैं। मुफासा ये जगह देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ये जगह वो अपने माता पिता के साथ देखना चाहता था। तभी वहाँ कीरोस की एंट्री होती है और सब जानवर डर से कांप रहे होते हैं क्योंकि कीरोस ने इनके घरों से उन्हें निकाला था। मुफासा को इस वक्त ये नहीं पता होता कि कीरोस यहाँ कैसे पहुँच गया। तब टाका सामने आता है और मुफासा को समझ आता है कि ये सब टाका का काम था। फिर कीरोस अपने बेटे का बदला लेने के लिए मुफासा पर हमला करने लगता है।
लेकिन मुफासा उसे पीछे ले जाता है और धक्का देकर नीचे गिरा देता है। कीरोस के नीचे गिरने से मुफासा को थोड़ा टाइम मिल जाता है। मुफासा सब जानवरों से कहता है, अगर तुम सब मेरे साथ आज नहीं आए तो ये सफेद शेर तुम्हारे बच्चों को खा जाएंगे। ये कभी भी तुम्हें या तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। अभी भी वक्त है, तुम सब मिलकर इनसे लड़ सकते हो। ये सुनकर सभी जानवर मुफासा के साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और सब मिलकर सफेद शेरों पर हमला कर देते हैं। इसी बीच रानियां मुफासा के ऊपर हमला कर देती हैं, जिससे मुफासा नीचे गिरकर थोड़ा जख्मी हो जाता है। कीरोस जो काफी ताकतवर था, अकेला ही मुफासा का शिकार करना चाहता था, इसलिए वो मुफासा पर लगातार हमला करता है। मुफासा को उसका मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कीरोस बहुत ज्यादा ताकतवर है। वहीं खड़ा हुआ टाका ये सब कुछ देख रहा होता है और मुफासा के बारे में सोचकर उसे बचाने के लिए सामने आता है। टाका को देखकर कीरोस उसे मारने लगता है, लेकिन टाका कहता है, मुझे मारो, उसे जाने दो। पर कीरोस को बदला लेना था तो वो रुकता नहीं। अब टाका और मुफासा दोनों मिलकर कीरोस के साथ लड़ने लगते हैं। तभी राफिकी देखता है कि जमीन कांप रही है और अचानक जमीन टूटकर नीचे गिरने लगती है। एक बड़ा पत्थर नीचे गिरता है जिसकी वजह से जमीन और टूट जाती है। इस वजह से कीरोस और मुफासा दोनों समुंदर में गिर जाते हैं। मुफासा देखता है कि एक और बड़ा पत्थर नीचे आने वाला है। मुफासा अपना मौका देखकर कीरोस को धक्का देता है, जिसकी वजह से कीरोस उस पत्थर के नीचे आ जाता है और समुंदर की गहराइयों में चला जाता है। मुफासा बड़ी मुश्किल में ऊपर आता है, पर टाका उसे पानी से बाहर खींच लेता है। फिर हम देखते हैं कि सभी जानवर मुफासा को अपना राजा मान चुके हैं। अब यहाँ मुफासा को अपनी माँ आफिया से मिलने का मौका मिलता है और उसे पता चलता है कि वो उनका बेटा है। मुफासा को ये भी पता चलता है कि उसके बाबा अब जिंदा नहीं हैं और ये सुनकर वो थोड़ा उदास हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद टाका मुफासा के पास आता है और सारे चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता है। सभी जानवर चाहते थे कि टाका को यहाँ से निकाल दिया जाए क्योंकि उसने दुश्मन का साथ दिया था, लेकिन मुफासा का कहना था, जब तक मैं यहाँ का राजा हूँ मेरा भाई यहाँ रहेगा। मुफासा टाका से ये भी कहता है, आज के बाद मेरा नाम मत लेना। टाका जवाब देता है, ठीक है, आज से मैं आपके लिए स्कार बन गया हूँ। उसके बाद मुफासा यहाँ का राजा बन जाता है, लेकिन टाका अपने आप को हमेशा के लिए पहाड़ियों के पीछे गुमनाम कर लेता है। फिर राफिकी अपनी पूरी कहानी कियारा को सुनाता है। कहानी खत्म होने के बाद कियारा के माँ बाबा वापस आ जाते हैं और उसे पता चलता है कि उसका एक छोटा भाई भी है। कियारा अपने भाई से कहती है, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। तो ये थी मुफासा दी लायन किंग की कहानी, जो हमें दिखाती है करेज, फैमिली और सेक्रीफाइस का असली मतलब।